अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के न्यू बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। हमने इस लेक्चर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन डिटेल डिस्कस करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करते हुए हम मॉलिक्यूल्स के शेप्स को देखेंगे, और जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये कैसे बनते हैं। दो तरह के हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होंगे सिग्मा बॉन्ड्स, और उसके बाद दूसरे हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ये हमारे पास होंगे पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड्स को हम इन डिटेल देखेंगे कि ये दोनों बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क भी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाने के लिए वो किस तरह से आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द VSEPR मॉडल प्रेडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जो हमारे पास VSEPR मॉडल होता है, जिसे आप सिंपली वेस्पर मॉडल भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स के शेप्स होते हैं उनको ये एक्सप्लेन करता है, बट डज नॉट गिव रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है, जो बॉन्ड्स का बनना है, उसके लिए कोई वजह हमें नहीं बताता। ठीक है, ये जो हमारे पास है VSEPR मॉडल, जिसको आप कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। ठीक है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है, इसको हम अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके इसी चैप्टर के अंदर ये पूरा टॉपिक है। इस मॉडल के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो आपके पास मॉडल है वेस्पर मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बताते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका शेप क्या होता है, आपको सिर्फ शेप बताता है वेस्पर मॉडल। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, ये आपको मॉलिक्यूल्स का शेप भी बताती है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी ये फॉर्मेशन भी आपको बताती है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के दरमियान फ़र्क देख लिया। अगर फ़र्क पूछ लिया जाए कि आप वेस्पर मॉडल और जो वीबीटी है इनके दरमियान फ़र्क बताएं, तो फ़र्क ये है कि आपके पास जो वेस्पर मॉडल है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स का शेप बताता है, लेकिन जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, जी आपको मॉलिक्यूल्स का शेप भी बताती है, और जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है ये उसके बारे में भी बताती है। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं वीबीटी को। VBT is concerned with both the formation of bonds and the shapes of molecules। अब जो VBT है ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में भी हमें बताती है, और जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये उनके बारे में भी हमें ये बताती है। दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये जो आपके पास मेथड है VBT, ये कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करने का मेथड है। ठीक है, आपने याद रखना, यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी है, बेसिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर्स द मॉलिक्यूल एज ए कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब जो VBT है ये जो मॉलिक्यूल होता है उसको ये एटम्स के कम्बिनेशन के तौर पे देखती है। ठीक है, एटम्स का कम्बिनेशन क्या मतलब है उसका, कि जो एटम्स हैं ये मुख्तलिफ एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, द पास्टुलेट्स ऑफ VBT आर गिवन बिलो। जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके पास्टुलेट्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, तो इसको हम वहाँ पे देखते हैं। पहला हमारे पास इसका जो पास्टुलेट है वो ये है, a covalent bond is formed when half-filled orbitals in the valence shells of two atoms with similar energy overlap। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बनता कैसे है। कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए जो तरीका है वो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये उस वक्त बनता है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन दी वैलेंस सेल्स ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के वैलेंस सेल के अंदर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं विद सिमिलर एनर्जी, तकरीबन एक जैसी एनर्जी के साथ ओवरलैप, जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करने का क्या मतलब है, उसका ये मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये इस तरह से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये दोनों इस तरह से आपके सामने ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल्स है, ये पी ऑर्बिटल है, ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने का। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे विद सिमिलर एनर्जी, एक जैसी एनर्जी के साथ, यहाँ पे सेम का वर्ड नहीं है, याद रखना है। सिमिलर एनर्जी यानी कि उनके दरमियान जो एनर्जी का फ़र्क है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स यानी कि दो एटम्स हैं, एक के वैलेंस सेल में एक ऑर्बिटल है, दूसरे के वैलेंस सेल में दूसरा ऑर्बिटल है, और ये दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होने चाहिए। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड का क्या मतलब है, एक ऑर्बिटल के अंदर आते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो दोनों हाफ फील्ड होंगे, एम्प्टी भी ना हो
कंप्लीटली फिल्ड भी ना हो, हाफ फिल्ड हो, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो। जब दो ऑर्बिटल्स ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी तकरीबन सिमिलर होगी, तकरीबन एक जैसी होगी, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों मुख्तलिफ एटम्स के अंदर होंगे, तो एटम्स जब करीब आएंगे, ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए हैं। ठीक है, तो ओवरलैप कब करेंगे? वो तब करेंगे जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स हों और वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हों, उनकी एनर्जी तकरीबन सिमिलर हो एनर्जी, तब वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होगा? इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो फिर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी। हम ये जानते हैं कि एक जो आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वो इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में से आएंगे। दो एटम्स हैं, दोनों के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के जरिए। तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो दो होंगे, मतलब एक पेयर जो है वो शेयर्ड हो जाएगा, तो आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो पहला जो इसका पोस्टुलेट है, उस पोस्टुलेट के अंदर इन्होंने ये बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनेगा कैसे। डिटेल में इसको हमने देख लिया। दूसरा पोस्टुलेट क्या है हमारे पास वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? वो ये है, ए ग्रेटर ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो ऑर्बिटल्स हैं जितने ज़्यादा आपस में ओवरलैप होंगे उतना मजबूत कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा तीसरा पोस्टुलेट, इसको हम देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्यों है वो आगे बताया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द शेप एंड मोड ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जो डायरेक्शन होती है कोवलेंट बॉन्ड की, वो आप इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, इस तरह से उसको पहचान सकते हैं बाय द शेप एंड मोड ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनका शेप क्या है और उनका मोड क्या है। मोड का मतलब है कि किस तरीके से वो ओवरलैप कर रहे हैं। आपको यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल्स बता चुका हूँ, अब दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके पास एस एस ऑर्बिटल आ जाए इस तरह से, तो दोनों आपस में आमने सामने मिल सकते हैं। तो ये इसकी एक डायरेक्शन है कि हेड ऑन आपस में मिलेंगे, सेम टू सेम, जो सेम दोनों की लाइन है एक ही लाइन के अंदर आएंगे और आपस में ये मिल जाएंगे। तो एक ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एस और पी ऑर्बिटल हो, तो शेप की भी वहाँ पे उन्होंने बात की है। इसका शेप होता है स्फेरिकल, इसका शेप होता है डम्बल शेप होता है पी ऑर्बिटल का। तो जब ये स्फेरिकल और डम्बल शेप वाले दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो ये भी उसी तरीके से मिलेंगे जैसे एस ऑर्बिटल आपस में मिले थे। ठीक है, यानी कि हेड ऑन आके मिलेंगे, आमने सामने आके ही मिलेंगे। उसके बाद जो पी ऑर्बिटल्स हैं, जो पी पी ओवरलैप है, ये पी ऑर्बिटल्स अब दो तरीके से मिल सकते हैं। या तो ये पी ऑर्बिटल्स बिल्कुल आमने सामने मिलेंगे, या तो ये डायरेक्शन होगी इनके मिलने की। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी डायरेक्शन इनके मिलने की है ये, जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। एक तो ये डायरेक्शन हो गई ना, सिग्मा बॉन्ड जिससे बन गया। एक डायरेक्शन ये है कि एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ऐसे सीधा हो, दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसे सीधा हो। अगर ये इस डायरेक्शन में आपस में मिले तो फिर ये ऐसे सीधे तो नहीं मिल सकते, फिर ये साइड बाय साइड ऐसे मिलेंगे। जब ये ऐसे साइड बाय साइड मिलेंगे इस तरह से, तो फिर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो उन्हें रेड कलर में हमें दिखाया है, इसको आप कहते हैं पाई बॉन्ड। तो ये मतलब है कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन की, कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल बॉन्ड है और इसकी डायरेक्शन है डिपेंड करेगी जो ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप होने वाले उनके शेप के ऊपर, कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल्स उनका जो मोड है कि किस तरीके से मिल रहे हैं, हेड ऑन मिल रहे हैं, साइड बाय साइड मिल रहे हैं। साइड बाय साइड मिलने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ पी ऑर्बिटल्स के अंदर है, कि दोनों मिलने वाले ऑर्बिटल्स जब पी ऑर्बिटल्स होते हैं तो तब उनके अंदर कैपेसिटी है कि या तो वो सीधे मिल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बना के, या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे सीधे मिलके, और दूसरी उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो साइड बाय साइड मिले, पैरेलल तरीके से मिले और वो हमें पाई बॉन्ड बना के दे दें। तो ये कैपेसिटी है सिर्फ और सिर्फ पी और पी ऑर्बिटल्स के अंदर। जब दोनों एस ऑर्बिटल मिलेंगे तो वो सीधे मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड, जब एक एस और एक पी तो दोनों फिर सीधे मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो या तो ऐसे मिल सकते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या तो वो ऐसे भी मिल सकते हैं पैरेलल तरीके से मिलेंगे तो हमें पाई बॉन्ड भी मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल क्यों है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो हमारे पास वीबीटी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इसके हमने पास्टुलेट्स देख लिए। पास्टुलेट्स आपने इसके बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, याद कर लेने हैं। शार्ट क्वेश्चंस के अंदर जो पास्टुलेट्स हैं वीबीटी के ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने अब देखनी है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। हमने देखे स्टार्ट के अंदर ये देख लिया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके जो फॉर्मेशन है ये दो तरीके से हो सकती है। या तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, यानी कि जब ऑर्बिटल्स आमने सामने से मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो भी बन सकता है जब आपके पास पी ऑर्बिटल्स ऐसे साइड बाय साइड मिलेंगे। तो हमने अब दोनों को वन बाय वन देखना है। पहले हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद हम देखेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने यहाँ पे देखना है। A sigma bond is formed by the linear overlap of two half-filled atomic orbitals on adjacent atoms। जो adjacent atoms हैं यानी कि एक दूसरे के साथ जो atoms मौजूद हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके ऊपर जो half-filled orbitals हैं वो जब लीनियर ओवरलैप करते हैं तो इस तरह से आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। लीनियर ओवरलैप का मतलब है एक ही लाइन के अंदर आके जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं लीनियर ओवरलैप।
द ऑर्बिटल्स अप्रोच ईच अदर ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं। किस एक्सिस के ऊपर? न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। न्यूक्लियर एक्सिस ये है आपके पास, ठीक है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है। क्यों न्यूक्लियर एक्सिस है? क्योंकि दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये इसी एक ही एक्सिस के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर है। जब इसी न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे तो आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। बोथ s एंड p ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप हेड ऑन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। अब दोनों जो आपके पास s और p ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर सकते हैं? कैन ओवरलैप, ये ओवरलैप कर सकते हैं हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब है कि आमने सामने आके ये ओवरलैप कर सकते हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी कैसे सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं ये हम अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि दोनों s और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब ये कि s और s आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, s और p ओवरलैप कर सकते हैं, p और p भी ओवरलैप कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो तीनों यहाँ पे केसेस पॉसिबल हैं। तो तीनों केसेस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है s ओवरलैप। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो s ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों आपस में ओवरलैप करके किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। द s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द s ऑर्बिटल ऑफ द अदर टू गिव अ बॉन्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होता है? s ऑर्बिटल एक एटम का, s ऑर्बिटल दूसरे एटम का आपस में मिलते हैं और आपको एक बॉन्ड ऑर्बिटल इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द H2 मॉलिक्यूल। एग्जांपल आ रहे हैं यहाँ पे, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो इस तरह की जो ओवरलैप है वो आपको देखने को मिलती है। वेयर ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ ए हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, जहाँ पे हर एक जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास हाफ फील्ड s ऑर्बिटल है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 1। अब देखें क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर होगा और वो इसका 1s ऑर्बिटल है, यानी कि s ऑर्बिटल। तो एक आपके पास हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है, दूसरा हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है। तो दोनों आके न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। वेयर ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ ए हाफ फील्ड s ऑर्बिटल। हाफ फील्ड क्यों ऑर्बिटल है? क्योंकि दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और हम ये पहले देख चुके हैं कि जब एक ऑर्बिटल के अंदर दो की बजाय एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो ये आपस में मिल सकते हैं इनके s ऑर्बिटल क्योंकि हाफ फील्ड है। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, यानी कि उनका पेयर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अराउंड द टू न्यूक्लियाई। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो दोनों न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकल है। दोनों न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के अबाउट सेम टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बने हुए हैं और यहाँ पे साथ में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दिखाई हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इसका जो शेप है इसको देख के बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ज़्यादा है या इसकी तरफ ज़्यादा है। अगर ये इसकी तरफ ज़्यादा होती है इस न्यूक्लियस की तरफ तो फिर ये जो आपको शेप इसकी नज़र आ रही है इस तरफ बड़ी शेप होती है, इस तरफ फिर छोटा आपको इसका लोब या फिर छोटी शेप इसकी नज़र आती है, फिर छोटा एरिया आपको इस न्यूक्लियस के अबाउट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों की तरफ बराबर दिखाई गई। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के अंदर बराबर रहेगी। यहाँ पे इस फिगर के नीचे कुछ लिखा हुआ है ओवरलैप बिटवीन s ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म दी H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल बना, s ऑर्बिटल दोनों आपस में मिल गए। इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया? इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया। सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि जो न्यूक्लियर एक्सिस था उस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही आपस में आके हेड ऑन मिल गए। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल्स हैं वो लाजमी तौर पे सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। s ऑर्बिटल के अंदर पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि जो s ऑर्बिटल हैं जब s और s दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं फिर दोनों s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड दोनों बन सकते हैं या कोई भी नहीं बन सकता। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है जब s और s ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है sp ओवरलैप कि s और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब देखें यहाँ पे जो हम तीनों केसेस देख रहे हैं, ऊपर हमने देखा SS ओवरलैप, इसके बाद हम देख रहे हैं SP ओवरलैप, इसके बाद हम देखेंगे PP ओवरलैप। इन तीनों केसेस के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियर एक्सिस है उस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये ऑर्बिटल्स आके आपस में ओवरलैप करेंगे। ये तीनों केसेस जो हमारे पास हैं इन तीनों केसेस में सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास SP ओवरलैप, इसको देखते हैं। The s orbital of one atom can overlap with the p orbital of the other। यहाँ पे क्या होता है, एक एटम का s ऑर्बिटल होता है,
दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल होता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा। ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो साइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अलामत आपको नजर आ रही है, सिग्मा, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगेन अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, वहाँ पे ऊपर हमने किसकी एग्जांपल देखी थी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखी थी। यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। इन HCl मॉलिक्यूल, जो HCl का मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल होता है, वो क्या करता है, ओवरलैप करता है, ओवरलैप्स विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन के एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, एज शोन इन फिगर 3.9। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हायर क्लोज टू द Cl एटम। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, क्योंकि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दिस इज़ वाई HCl इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, इसी वजह से HCl ये पोलर है। तो हमने यहाँ पे जो इनका ओवरलैप ऊपर पड़ा है, इसको यहाँ पे डायग्राम से समझ भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, 3p ऑर्बिटल आपके पास है क्लोरीन के एटम का, ठीक है। हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है हमारे पास, उसकी वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 3s2 और उसके बाद 3p5। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्लोरीन की। अब जो इसके 3p इसका सबशेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो p सबशेल हम जानते हैं उसके अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स ऐसे। एक जो आपके पास p सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन जो तीसरा p सबशेल है इसके अंदर आएगा एक ही इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फॉर एग्जांपल आपके पास p सबशेल है जिसके p ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, इनको आप ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। सबशेल p सबशेल जो है इसका, उसके अंदर 3 p ऑर्बिटल है। जो ये 3pz ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल इसको आप 3pz ऑर्बिटल कहते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फील्ड है। यहाँ पे अब जो ये बना हुआ है आपके पास 3p ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल ये 3pz ऑर्बिटल है, ठीक है, जो कि हाफ फील्ड है। और जो हाइड्रोजन है हमारे पास, हम जानते हैं उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, 1s ऑर्बिटल के अंदर। तो उसका जो 1s ऑर्बिटल है वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप देखें किसके अलोंग कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, और इनका लीनियर ओवरलैप है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर मौजूद हैं और ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ से अब जो हमें बॉन्ड देखने को मिलेगा वो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे और एंड के ऊपर ये इस तरह से मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन जो है उसका न्यूक्लियस इधर है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HCl। अब देखिए यहाँ पे जो लोब आपको नज़र आ रहा है वो क्लोरीन की तरफ बड़ा लोब है। क्लोरीन की तरफ लोब बड़ा होने और हाइड्रोजन की तरफ छोटा होने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उसकी वजह यह है कि जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपने ज़्यादा दिखा दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे आपने कम दिखा दी, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाई SP ओवरलैप, यहाँ पे हमने SP ओवरलैप के तहत सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास बना है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। दो तरह के हमने ओवरलैप देख लिए सिग्मा बॉन्ड के लिए। हमने ये देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो S और S की ओवरलैप से बनता है, S और P की ओवरलैप से बनता है। अब हमने ये देखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो P और P की ओवरलैप से कैसे बनता है, ये हमने आप देखना है। PP overlap. An example of this type of overlap is the formation of the Cl2 molecule where p orbitals of 2 chlorine atoms overlap on the nuclear axis. अब जो PP overlap हम देखेंगे इसके अंदर formation of chlorine molecule हम देखेंगे, ठीक है। वेयर p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स। अब जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, दोनों जो क्लोरीन के एटम्स हैं इनके अंदर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स इनके वैलेंस शेल में मौजूद है। हम ये पहले देख चुके हैं कि जो वैलेंस शेल है हमारे पास क्लोरीन का, उसके अंदर टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे 3s सब शेल के अंदर, जो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते हैं 3p सब शेल के अंदर। जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p सब शेल के अंदर इस तरह से आते हैं कि जो 3p सब शेल है उसके अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, 2 दूसरे ऑर्बिटल में, 1 इलेक्ट्रॉन आता है तीसरे ऑर्बिटल के अंदर 3p ऑर्बिटल के अंदर। वो जो एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया है वो ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेगा और वो ओवरलैप करेगा दूसरे एटम के 3p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। जब ये दोनों p ऑर्बिटल्स क्लोरीन के दोनों एटम्स के आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये किस तरह से ओवरलैप करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवरलैप ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। ये दोनों p ऑर्बिटल्स, दोनों क्लोरीन एटम्स के जो p ऑर्बिटल्स हैं न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आपस में ओवरलैप करते हैं। न्यूक्लियर एक्सिस में आपको पहले समझा चुका हूँ क्या है, वो ये है, ठीक है। ये लाइन है जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस मौजूद हैं, इसी लाइन के लॉन्ग ये आपस में मिलते हैं, तो इस तरह से इनके दरमियान जो यहाँ पे बॉन्ड बन गया ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ऊपर हमने अभी कुछ और भी पढ़ना है वो भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियर ऑफ द 2 क्लोरीन एटम्स। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे वो दोनों क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनके जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उन दोनों के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? बिकॉज बोथ हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें
यहाँ पे 3p ऑर्बिटल एक क्लोरीन के एटम का है, दूसरे क्लोरीन के एटम का भी यहाँ पे 3p ऑर्बिटल आके मिल रहा है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप कर गए तो इनके दरमियान बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का जो एटम है बॉन्ड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मौजूदगी हमें पता चल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हमें मौजूदगी मिल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी शो की है वो इस तरह से शो की है कि उन्होंने बराबर दोनों की तरफ शो की है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है क्लोरीन का, यहाँ पे दूसरा जो एटम है क्लोरीन का उसका न्यूक्लियस है, तो दोनों के दरमियान बराबर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शो की है। किसी एक की तरफ उन्होंने ज़्यादा शो नहीं की, उसकी वजह यह कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक ही फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है ओवरलैप ऑफ p एंड p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके मुताबिक जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है उसके लिए p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, वो हमने देख लिया ऊपर। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास जो H2S का मॉलिक्यूल उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके दरमियान कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे H और S वाले, यानी कि HS बॉन्ड्स दो होंगे यहाँ पे और दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे वो अब यहाँ पे देखते हैं। द H2S मॉलिक्यूल इज़ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर है उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखने से तो हमें ये लग रहा है ना कि एक हाइड्रोजन एक साइड के ऊपर होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड के ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह आगे वो बता रहे हैं। लीनियर ये नहीं है, नॉन लीनियर है, वजह हमें आगे पता चल जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें द H2S मॉलिक्यूल इज़ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर होता तो सीधा होता, नॉन लीनियर है यानी कि सीधा नहीं होगा, इसकी शेप इस तरह से होगी, हम अभी देख लेंगे इसको। विच इज़ फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 1 सल्फर एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि देखिए अब स्टार्ट के अंदर हमने कहा था ना कि जो VBT है ये मॉलिक्यूल्स को एटम्स के कम्बिनेशन के तौर पर ट्रीट करती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है H2S का, ये कम्बिनेशन है, किस चीज़ का कम्बिनेशन है? सल्फर के एक एटम का और हाइड्रोजन के 2 एटम्स का ये कम्बिनेशन है, यानी कि उनका मजमू है, ठीक है। कम्बिनेशन का मतलब होता है मजमू, यानी कि उनसे मिलकर ये बना हुआ है। द 2 3p से 3py एंड 3pz ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच कैन ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आपके पास सल्फर है उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास 3py है और आपके पास 3pz है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड हैं। वो इस तरह से कि जो आपके पास सल्फ़र है इसके वैलेंस सेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आ जाएंगे 3s सब शेल के अंदर। उसके बाद जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे 3p सब शेल के अंदर। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स के अंदर हमने अब रख देने हैं। कैसे रखेंगे? एक आपके पास ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। हम जानते हैं कि पहले हमने इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है और जो चौथा इलेक्ट्रॉन बच गया वो आप पहले के अंदर रख दें। इस तरह से पहला ऑर्बिटल हो गया फुल, लेकिन जो बाकी 2 ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फील्ड हैं, ठीक है। क्योंकि हाफ फील्ड है तो ये अभी ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो हमने अब इसका जो वैलेंस शेल है सल्फर का उसके अंदर हमने देखे कि हमारे पास 2 सब शेल्स हैं, एक 3s सब शेल है और एक 3p सब शेल है। हम जानते हैं कि जो s सब शेल होते हैं उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल। s सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा वैलेंस शेल में, लेकिन जो 3p आपके पास सब शेल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। 3p ऑर्बिटल्स 3px 3py 3pz। पहले इसके जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक ये वाला ऑर्बिटल, 3 इसकी ऑर्बिटल्स इस सब शेल के, इन चारों ऑर्बिटल्स को पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। उसके बाद इनके साथ हम हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको ओवरलैप करवा देंगे, ठीक है। जो आपको मैंने यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बताए हैं सल्फर के वो यहाँ पर उन्होंने ड्रा भी किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल है, ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और एक इसका ये ऑर्बिटल है आपके पास, एक ये ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। और तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ये इस तरह से लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एक फॉर एग्जांपल ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो x वाले जो आपका x वाला p ऑर्बिटल है ये y वाले p ऑर्बिटल के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। और उसके बाद ये जो आपके पास y वाला फॉर एग्जांपल है या जो भी है, इनमें से देखिए एक x वाला एक x एक्सिस के अलॉन्ग होगा p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक p ऑर्बिटल होगा z एक्सिस के अलॉन्ग। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये तीनों आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों का आपस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो 90 डिग्री इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान 90 का एंगल है। इनमें से कोई भी आप 2 p ऑर्बिटल्स ले लें,
कोई भी आप जहाँ पे दो पी ऑर्बिटल्स लेंगे तो उनके दरमियान आपको जो एंगल देखने को मिलेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमने अब यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो सल्फर है उसके वैलेंस शेल के अंदर दो पी ऑर्बिटल्स हैं हाफ फील्ड। तो दो जो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन का जो एस सब शेल है वो आके, या एस ऑर्बिटल है वो आके ओवरलैप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास ये पी ऑर्बिटल था जो कि हाफ फील्ड था, एक ये आपके पास नीचे वाला ये पी ऑर्बिटल था जो कि हाफ फील्ड था। इन दोनों के साथ जो हाइड्रोजन है इसके एस सब शेल आके मिल गए हैं, ओवरलैप कर गए, तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स बन गए और दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स क्यों हैं कि यहाँ पे देखें जो एस है वो इसके साथ हेड ऑन आके ओवरलैप कर रहा है, यानी कि सीधा इसके साथ आके मिल रहा है न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसके साथ न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग आके मिल रहा है। न्यूक्लियर एक्सिस किस तरह से है, जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, सल्फर का न्यूक्लियस यहाँ पे है, दोनों आके मिल गए। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इधर, सल्फर का न्यूक्लियस इधर, एक ही लाइन है तो यहाँ पे आके मिल गए, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। वैसे भी हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास जो एस सब शेल है उसके अंदर पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, जो एस सब शेल का ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो आपके पास सल्फर है उसके दो 3p ऑर्बिटल्स के साथ जो हाइड्रोजन है उसके दो s ऑर्बिटल्स आके मिल गए, यानी कि एक के साथ एक p ऑर्बिटल के साथ एक s ऑर्बिटल, दूसरे सल्फर के p ऑर्बिटल के साथ दूसरा हाइड्रोजन या दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आके मिल गया, तो दो बॉन्ड्स बन गए। यही चीज़ अब इन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। द 2 3p say 3py and 3pz orbitals of sulfur containing 1 electron each can overlap with the 1s orbital of 2 hydrogen atoms, इस तरह से, ठीक है। जो 1 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के अंदर, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस p ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जाके मिल जाएगा। A V-shaped molecule is thus formed having a bond angle of 92 degree as in figure 3.11। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक वी शेप का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे देखें पहले आपके पास जो एंगल था इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर, दोनों पी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो 90 डिग्री का था, लेकिन जब इनके साथ जाके हाइड्रोजन लगे हैं तो इनके अंदर में अब जो एंगल है वो 92 डिग्री का हो गया। ये इस वजह से हो गया है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इस तरह से अपने बॉन्ड्स को, अपने बॉन्ड पेयर्स को, यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रॉन्स इधर में शेयर हो गए हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, और ये ऊपर जो आपको दो शो हो रहे हैं ये लोन पेयर्स हैं, एक ये लोन पेयर है, एक दूसरा ये लोन पेयर है। लोन पेयर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो इस तरह से इनको ये सेट करता है मॉलिक्यूल के अंदर के दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास 92 डिग्री का आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपके पास दो बॉन्ड्स बनते हैं सल्फर के मॉलिक्यूल के अंदर, और दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 3.11 द फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल बाय H एंड S ऑर्बिटल्स ओवरलैप। यहाँ पे H और S ऑर्बिटल, बल्कि हाँ जी यहाँ पे P है, ये H नहीं आएगा, यहाँ पे P आएगा, नहीं बल्कि ठीक है H ही आएगा। H का मतलब है हाइड्रोजन और S का मतलब है सल्फर। H के ऑर्बिटल्स, इसका ये मतलब है कि H2S मॉलिक्यूल बनता है बाई H एंड S ऑर्बिटल्स ओवरलैप, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं किसके साथ, सल्फर के ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब देखिए हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो तो कंप्लीट हो गए, हमने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। जो ऑक्सीजन के एटम्स हम जानते हैं उनके दरमियान ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2 उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम इन परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स से px एंड py। अब फर्ज करें कि जो दो इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स, अब देखिए वैसे तो तीनों जो और p ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इन तीनों जो ऑर्बिटल्स इनमें से कोई भी आप दो ले लेते हैं, इनके दरमियान आपको जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा। तो दो आपके पास ऐसे p ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब देखिए कैसे दो के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जी आपको मैं पहले समझा दूँ। जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। 8 में से 2 तो पहले शेल के अंदर आ गए, 6 इसके वैलेंस शेल में चले जाएंगे। 6 वैलेंस शेल में किस तरह से होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये तो चले जाएंगे 2s सब शेल के अंदर, और बाकी इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे 2p सब शेल के अंदर। इस तरह से p सब शेल के अंदर हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से 4 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स p के तीनों ऑर्बिटल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने, वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद जो चौथा बच जाएगा इसको हम पहले के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो एक आपके पास ऑर्बिटल जो है ये फुल हो गया है और बाकी दोनों जो है ये हाफ फील्ड हैं, और ये जो हाफ फील्ड हैं इन दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को ये कह रहे हैं कि ये px ऑर्बिटल है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा जो आपके पास ये py है, ठीक है। तो एक एटम के ऊपर भी यही सूरत हाल होगी, दूसरा जो ऑक्सीजन के एटम है उसके ऊपर भी यही सूरत हाल होगी। The px orbitals on the 2 oxygen atoms are oriented in such a way that they overlap end to end linearly। अब जो px orbitals हैं
ऑक्सीजन एटम के ऊपर, दोनों एटम्स के ऊपर वो इस तरह से अरेंज्ड हैं, इस तरह से कि दोनों एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं लीनियरली। अब देखें ये एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं। लीनियरली क्यों ओवरलैप कर रहे हैं? सीधी लाइन के अंदर है दोनों, ठीक है, ये भी सीधा है और दूसरा भी सीधा है, दोनों सीधे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके दरमियान अब जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखें वैसे आपके पास जो ऑक्सीजन के एटम है, इसके दूसरे शेल के अंदर जो कि वैलेंस शेल है, उसमें टोटल 2 सब शेल है, एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल है। यहाँ पे एस को उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि उसका कोई काम नहीं था, यहाँ भी एस को उन्होंने शो नहीं किया। उसके बाद जो इसके पी ऑर्बिटल थे वो 3 थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 दिखाए हैं, तीसरा भी है यहाँ पे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, वो फुल है। वो इस तरह से होगा, ये एक पी वाई है, ये आपके पास पी एक्स है, और पी जेड इस तरह से होगा। इसका एक लोब ऐसे होगा, दूसरा इसका लोब ऐसे होगा। ये वाला जो इसका लोब है और जो इसका ये लोब है, ये दोनों लोब, इनमें से एक लोब आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है स्क्रीन के आगे है, और दूसरा लोब स्क्रीन के पीछे है, ठीक है। तीसरा इसका जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से होगा। इसका भी तीसरा ऑर्बिटल ऐसे ही होगा, पी ऑर्बिटल, ये पी जी ऑर्बिटल इसका तीसरा। इसका एक लोब आगे है स्क्रीन के और एक इसका लोब स्क्रीन के पीछे है, ठीक है। तो क्योंकि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे तो ये इनको दिखा भी नहीं रहे। तो अब देखें जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं इनके जो ऑर्बिटल्स, वो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। ये ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये हेड ऑन आपस में मिल रहे हैं, लीनियरली आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये सीधे हैं, एक इस तरह से सीधा है, दूसरा ऐसे सीधा है। अब ये सीधे ऐसे तो हेड ऑन तो मिल नहीं सकते आपस में, फिर इनको ऐसे ही मिलना पड़ेगा, पैरेलल तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे, साइड बाय साइड मिलेंगे, तो इनके दरमियान अब जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका एक लोब ऐसे मिल जाएगा, दूसरा इसका लोब जो है वो एक्सेस से नीचे मिल जाएगा। कौन सा एक्सेस? न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। जो आपके पास न्यूक्लियर एक्सेस है ये वाला, जिसके ऊपर दोनों आपके न्यूक्लियाई मौजूद हैं, एक इसका लोब ऐसे ऊपर मिलेगा, दूसरे दोनों लोब आपस में इस एक्सेस के नीचे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो बॉन्ड देखने को मिलेगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। द px orbitals on the 2 oxygen atoms are oriented in such a way that they overlap end to end linearly। जो px orbitals हैं ये तो linearly मिल गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। the linear overlap of the px orbitals gives a sigma bond, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि जो लीनियर ओवरलैप है 2 पी ऑर्बिटल्स का, वो आपको वो आपको जो बॉन्ड देता है वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, गिव्स अ सिग्मा बॉन्ड। हाउएवर द पी वाई ऑर्बिटल्स ऑन बोथ एटम्स आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। अब जो पी वाई ऑर्बिटल है दोनों एटम्स के ऊपर, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक इधर है एक इधर है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ। दे ओवरलैप इन ए पैरेलल वे, ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि ये पैरेलल तरीके से ओवरलैप करेंगे, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, सो दैट द 2 पी लोब्स ओवरलैप अबव द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियाई। कि आपके पास जो 2 लोब्स हैं पी ऑर्बिटल्स के, या फिर 2 जो आपके पास पी लोब्स हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं आपके पास, उनका जो प्लेन है उससे ऊपर 2 मिलेंगे और 2 उस प्लेन से नीचे मिलेंगे, ठीक है। एंड द अदर 2 लोब्स बिलो द प्लेन एज शोन इन द फिगर 3.12। अब देखें प्लेन कौन सा है जिसके ऊपर न्यूक्लियाई मौजूद है। इनका जो प्लेन है वो ये प्लेन है सीधा, ठीक है। प्लेन का मतलब ये है कि इस तरह से प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक न्यूक्लिया इधर है, एक न्यूक्लिया इधर है, और ये प्लेन ऐसे सीधा प्लेन है, ठीक है। जिस तरह से एक पेपर होता है ना, उसी तरह से प्लेन होता है। तो यूँ समझे कि ये जो प्लेन है ये सीधा है, एक लोब ऊपर मिलेगा, जो 2 पी ऑर्बिटल जैसे पैरेलल है, इनका एक लोब ऊपर ऐसे मिलेगा, यानी कि 2 ऊपर वाले लोब्स ऐसे मिल जाएंगे, और इस प्लेन के नीचे जो 2 लोब्स मौजूद हैं वो आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, यानी कि 2 लोब्स प्लेन के ऊपर और 2 लोब्स प्लेन के नीचे मिल रहे हैं। तो आपको जो बॉन्ड देखने को मिला है ये पाई बॉन्ड है, ठीक है जी। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसके नतीजे में अब जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। दी ऑक्सीजन एटम्स आर डबली बॉन्डेड थ्रू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे देखिए उन्होंने दिखाया है, यहाँ पर उन्होंने ओ लिखा था दरमियान में, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर भी आपको ओ लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ भी ओ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं उनको उन्होंने शो किया है। यहाँ पे ये सीधे मिल रहे थे तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये 2 पी ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड मिल रहे थे। जो प्लेन है इन न्यूक्लियाई का, 2 लोब्स इनके जो प्लेन है उससे ऊपर मिल रहे हैं और 2 लोब्स प्लेन से नीचे मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, एक पाई आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पाई आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। अब ये आपने नहीं कहना कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड एक ही है। पाई बॉन्ड एक क्यों है? क्योंकि ऑर्बिटल्स तो सिर्फ 2 हैं। जो ऑर्बिटल यहाँ पे इस प्लेन से ऊपर मिल रहे हैं वही ऑर्बिटल तो नीचे भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिटल तो नया नहीं आया है ना, तो इसलिए पाई इधर भी लिखा हुआ, इधर भी पाई लिखा हुआ है। आपने अब ये नहीं कहना कि 2 पाई बॉन्ड बन गए, पाई बॉन्ड एक ही है, सिर्फ लिखा उन्होंने 2 जगह पे है, ठीक है। क्योंकि 2 लोब्स ऊपर मिल रहे हैं, 2 लोब्स प्लेन से नीचे मिल रहे हैं, यही वजह है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि जो पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्विक चेक 3.6। इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए है, ड्रा द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O एंड N2 मॉलिक्यूल्स। आपने वाटर और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताने, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम वाटर से। देखिए जो हमारे पास वाटर है इसके अंदर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में, तो ये जो 6 हैं इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये तो चले जाएंगे 2s सब शेल के अंदर, 2s2। ये इसके वैलेंस शेल के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। उसके बाद जिसका 2p सब शेल है इसके अंदर जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जो 2p सब शेल है इसके जो आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, हम जानते हैं कि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 2px है, 2py है और 2pz है। ठीक है जी। 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 4 में से 2 जाएंगे पहले ऑर्बिटल में, एक जाएगा दूसरे में, एक और जाएगा तीसरे में। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो ऑर्बिटल्स हैं 2p सब शेल के, उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो ये पहले से 2s के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से ऑर्बिटल्स के अंदर तरतीब के अंदर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अब इसके जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं वो शो करने। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि साथ इसके जो हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, या फिर हाइड्रोजन के अंदर तो बल्कि एक ही ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल किस तरह से ये जो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ आके ओवरलैप करेगा। यहाँ पे देखें अब जो आपके पास 2s सब शेल है ये भी एक वैलेंस शेल का सब शेल है, लेकिन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इसके ऑर्बिटल के अंदर, तो इसलिए इसका ऑर्बिटल बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा। उसके बाद आपके पास जो 2p है इसके हैं 3 ऑर्बिटल्स, 2px, 2py, 2pz। इसका जो 2px है ये तो फुल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इस ऑर्बिटल में, लेकिन जो 2py और 2pz हैं इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। इनके साथ आके हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। तो हम इसको ड्रा करके यहाँ पे देखते हैं। अगर हमने ऑक्सीजन को ड्रा करना है तो हम सबसे पहले जो हमारे पास इसका s सब शेल है वैलेंस शेल के अंदर उसको हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इसका s सब शेल है दरमियान में। उसके बाद ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास है z एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास है z एक्सिस। या फिर आप इसको थोड़ा चेंज कर दें, इसको आप कह दें कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल y एक्सिस है। ठीक है, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो तीनों हमने यहाँ पे लाइंस लगाई हैं, तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास जो 2px ऑर्बिटल होगा, ये देखिए सेंटर वाला जो गोल मैंने यहाँ पे बनाया है सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में, ये 2s ऑर्बिटल है। इसके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो हम अब यहाँ पे बना रहे हैं ऑक्सीजन के। 2s ऑर्बिटल यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जो 2px ऑर्बिटल है वो होगा x एक्सिस के अलोंग इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास 2px ऑर्बिटल है। जो 2py ऑर्बिटल है ये होगा y एक्सिस के अलोंग ऐसे, एक इसका लोब इधर होगा, एक इसका लोब इधर होगा। ये है जी हमारे पास 2py ऑर्बिटल। 2pz होगा z एक्सिस के अलोंग, एक लोब इधर और एक लोब इधर। ठीक है, ये आपके पास इसके चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के वो आ गए। s ऑर्बिटल भी आ गया और तीनों p ऑर्बिटल्स भी आ गए। उसके बाद देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने ये देखा था कि आपके पास जो 2px है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे। ठीक है, लेकिन जो 2py है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और जो 2pz था इसके अंदर भी 1 ही इलेक्ट्रॉन था। तो 2py इसके साथ एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आके जुड़ जाएगा और जो 2pz है इसके साथ भी हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल आके जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ेगा, वो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है और वो जो इसका पहला शेल है, जो पहला शेल है उसके अंदर 1 ही सब शेल होता है s। तो s में 1 ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल। तो इसका जो पहला 1s ऑर्बिटल है वो ही आके इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के उनके साथ ये ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसके ऑर्बिटल्स इस तरह से आके उन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाएंगे जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वाटर के मॉलिक्यूल का। उसके बाद हमने अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिखना है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का। अब देखें नाइट्रोजन है हमारे पास, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। ठीक है, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरे शेल के अंदर यानी कि वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल की हम बल्कि इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए।
अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास जो पहला शेल है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जो दूसरा शेल है आपके पास ये वाला, इसमें जो 2s ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन जो 2p आपके पास सब शेल है, इसके जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगे 2px, 2py, 2pz, इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के 2p सब शेल वाले, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें दोनों एटम्स हैं ही नाइट्रोजन के, तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। दोनों नाइट्रोजन के अंदर जो आपके पास 2p ऑर्बिटल्स होंगे, तीनों 2p ऑर्बिटल्स वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। 2px, 2py, 2pz तीनों हिस्सा लेंगे। तो आपके पास जो नाइट्रोजन है, इसके ऑर्बिटल्स को ड्रा करने के लिए पहले से हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने इस डायग्राम को बनाया तो था ऑक्सीजन के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है तो इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ नाइट्रोजन के लिए। अब देखिए नाइट्रोजन है, मैंने ये कहा था कि नाइट्रोजन का जो 2s सब शेल है उसके अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2s के अंदर हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो 2p है उसके अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास जो 2p सब शेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz। इसके अंदर क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p के अंदर, तो इसलिए इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px के अंदर एक जाएगा, 2py के अंदर एक जाएगा, 2pz के अंदर एक जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 बने हुए थे ऑक्सीजन के एटम्स, हम इनकी जगह बना लेते हैं नाइट्रोजन के एटम्स। इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह से कि सेंटर के अंदर हम दिखा देते हैं कि ये इसका एस सब शेल है या एस ऑर्बिटल है दूसरे शेल का, और ये एस ऑर्बिटल है दूसरे शेल का। यहाँ पे आपके पास एक तीसरा p ऑर्बिटल है, ये ऐसे एक इसका p ऑर्बिटल है तीसरा, और एक इसका ये तीसरा p ऑर्बिटल है। ठीक है जी। क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन है उसके अंदर दो हमारे पास जो p ऑर्बिटल है उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना था, इसलिए यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल दिखाए गए थे पहले। लेकिन हमने यहाँ पे बॉन्डिंग दिखानी है नाइट्रोजन के 2 एटम्स के दरमियान। तो नाइट्रोजन का जो एक एटम है उसके अंदर तीनों उसके जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसीलिए ये जो आपके पास नाइट्रोजन का एटम है इसके अंदर और इस नाइट्रोजन के एटम के अंदर हमने तीनों p ऑर्बिटल्स दिखा दिए। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि आपके पास ये जो दोनों बॉन्ड्स बनेंगे, बल्कि ये आपके पास एक जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों ऑर्बिटल्स का आपस में, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्यों सिग्मा बॉन्ड बनेगा? क्योंकि ये जो आपके पास दोनों p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में हेड ऑन मिले हैं, आमने सामने आके आपस में मिले हैं दोनों p ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए ये आपके पास एक जो बॉन्ड बन गया है ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये आपके पास ये वाला जो ऑर्बिटल है जो आपको सीधा नज़र आ रहा है और जो ये वाला आपको सीधा ऑर्बिटल नज़र आ रहा है नाइट्रोजन का, ये दोनों आपस में साइड बाय साइड मिलेंगे। एक इनका ये लोब ऊपर वाली साइड से मिलेगा और नीचे वाले इनके जो लोब हैं ये वाले, ये आपस में नीचे वाली साइड से मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास प्लेन है, ये वाला प्लेन जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये प्लेन जहाँ पे इनके न्यूक्लियस मौजूद हैं दोनों एटम्स के, उस प्लेन के ऊपर एक लोब मिलेगा और एक एक लोब इनका उस प्लेन से नीचे मिलेगा। तो इसीलिए 2 p ऑर्बिटल्स साइड बाय साइड अब मिल रहे हैं आपस में, तो इसीलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये वाला आपके पास पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बार पाई लिखा हुआ है, आपने इसको 2 पाई नहीं समझना, पाई यहाँ पे एक ही है। ठीक है जी, पाई क्यों है? क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो तो यही है, ऊपर भी यही ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, नीचे भी यही ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए एक पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास रह गए 2 और ऑर्बिटल्स, एक ये ऑर्बिटल रह गया इस नाइट्रोजन के एटम का, दूसरे नाइट्रोजन के एटम का ये ऑर्बिटल रह गया। ये कैसे ओवरलैप करेंगे? ये जो आपके पास लाइन है जो कि दोनों न्यूक्लियाई को आपस में मिला रही है, इस लाइन की बैक साइड के ऊपर इनका एक एक लोब आपस में मिलेगा। ठीक है, अब ये जो बैक साइड है, ये कौन सी बैक साइड है? जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर इस वक्त आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उस स्क्रीन की पिछली साइड के ऊपर यूँ समझें कि एक लोब इसका मिल रहा है इन दोनों ऑर्बिटल्स का, और एक एक लोब इनका जो है ये स्क्रीन के आगे मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मैंने तिरछे दोनों ऑर्बिटल्स बनाए हैं, एक मैंने इस डायरेक्शन में तिरछा करके बना दिया है, एक मैंने इस डायरेक्शन में तिरछा करके बना दिया। असल में इस तरह से तिरछे नहीं है, इनके जो 2 लोब्स हैं, एक ये वाला लोब एक ये वाला लोब, एक लोब है स्क्रीन के पीछे, एक लोब है स्क्रीन के सामने आगे। तो जो स्क्रीन के पीछे वाला लोब है दोनों, इसका भी ये लोब स्क्रीन के पीछे है, इसका भी ये वाला लोब स्क्रीन के पीछे है। तो स्क्रीन के पीछे वाले जो लोब्स हैं वो स्क्रीन की बैक साइड के ऊपर ये आपस में मिल रहे हैं, और ये वाले दोनों को जो लोब्स हैं वो है स्क्रीन के सामने। तो स्क्रीन के सामने वाले लोब्स आपस में सामने वाली साइड से मिलेंगे। तो ये वाले दोनों जो आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, ये भी आपस में साइड बाय साइड ही मिलेंगे, आमने सामने नहीं मिल सकते। जिस तरह से ये आमने सामने मिले थे ये वाले ऑर्बिटल्स, ये दोनों जो स्क्रीन से आगे पीछे जिनके लोब्स हैं ये भी आमने सामने नहीं मिल सकते, ये साइड बाय साइड मिलेंगे। इनकी ये साइड आपस में मिलेगी और ये साइड आपस में मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड्स आ गए? यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गए 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड क्यों आए हैं? वो इस वजह से 3 बॉन्ड आए हैं कि नाइट्रोजन के हमारे पास जो
एटम्स थे वो थे 2। हर नाइट्रोजन के एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तीनों p ऑर्बिटल्स के अंदर। तो तीनों जो p ऑर्बिटल्स थे उन्होंने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लिया, ठीक है जी। उन्होंने जब बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लिया तीनों ऑर्बिटल्स ने, तो एक हमारे पास बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बन गया पाई बॉन्ड, और ये वाले हमारे पास जो दोनों ऑर्बिटल्स थे इन्होंने भी आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये भी साइड बाय साइड आपस में मिल गए थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक बनता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2 बनते हैं, क्योंकि 2 आपके पास p ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि आमने सामने मिलते हैं, लेकिन बाकी जो 2 आपके पास पेयर्स बनते हैं, फिर बाकी जो 4 p ऑर्बिटल्स हैं 2 ये वाले, ठीक है, 2 ये वाले p ऑर्बिटल्स और उसके बाद 2 ये वाले p ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिलते हैं साइड बाय साइड। तो इसीलिए बाकी 2 जो आपके पास बॉन्ड्स बनते हैं वो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए MCQ उसके अंदर कि जो नाइट्रोजन है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनते हैं, तो आप बताएंगे 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर पूछ लिया जाए कि पाई बॉन्ड्स कितने बनते हैं नाइट्रोजन के अंदर, तो फिर आप बता दें कि पाई बॉन्ड्स नाइट्रोजन के अंदर 2 बनते हैं। अच्छा देखिए, इससे पहले हमने जो वाटर का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा था इस तरह से, उसके अंदर हमने ये नहीं देखा था कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे या पाई बनेंगे, तो उसको हम दोबारा देख लेते हैं। सेंटर में हमारे पास s ऑर्बिटल था, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्बिटल था, यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल था, यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑर्बिटल था, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल अटैच कर दिया था, एक हमने हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहाँ पे अटैच कर दिया था। यहाँ पे देखें अब जो बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ आके मिलता है तो ये आमने सामने ही दोनों मिलते हैं, तो जो बॉन्ड्स आपके पास बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड था, इधर भी हमारे पास जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर पूछ ले जाए कि जो पानी का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 1 सिग्मा है, 2 पाई हैं। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 p ऑर्बिटल्स आमने सामने मिल गए, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स मिले उन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, और उसके बाद जो 2 ऑर्बिटल्स मिले उन्होंने भी पाई बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे आपके पास जो वाटर है इसमें दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ऑप्शन ए है या फिर पार्ट ए है क्विक चेक 3.6 का, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पार्ट बी। अब देखें हमारे पास जो पार्ट बी है इसके अंदर है ड्रा दी ऑर्बिटल ओवरलैप टू शो द फॉर्मेशन ऑफ F2 एंड HF मॉलिक्यूल्स। अब जो ऑर्बिटल ओवरलैप है आपने ये शो करना है वही काम जो हमने पहले किया है कि किस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे F2 मॉलिक्यूल बनते हुए और HF मॉलिक्यूल के बनते हुए। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए हमारे पास जो फ्लोरीन है, F यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 9 होता है। तो इसका मतलब है फ्लोरीन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्लोरीन के अंदर। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो वो ऐसे होगी 1s2 2s2 और उसके बाद 2p5। अब देखें इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से 2 है इसके 2s और 2s सबशेल के अंदर, और 5 है इसके 2p सबशेल के अंदर। अब ये जो 5 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p सबशेल के अंदर, अब ये 2p के ऑर्बिटल्स में कैसे डिवाइड होंगे, वो इस तरह से होंगे कि हम जानते हैं कि आपके पास जो p सबशेल है उसके अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 5 में से 2 आ जाएंगे पहले ऑर्बिटल में, उसके बाद 2 आ जाएंगे दूसरे ऑर्बिटल में, एक बच गया तो वो आ जाएगा तीसरे ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरीन है उसके अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही इसका जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, यानी कि सिर्फ एक ही इसका जो 2p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा दूसरे किसी एटम के ऑर्बिटल के साथ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें ऑर्बिटल्स की फॉर्म में एक फ्लोरीन के एटम का, तो वो इस तरह से होगा। सेंटर में आपके पास जो 2s ऑर्बिटल है वो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक 2p ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास दूसरा 2p ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास तीसरा 2p ऑर्बिटल आ जाएगा। ये आपने फ्लोरीन को यहाँ पे ड्रा कर दिया। हमने क्या ड्रा करना था, F2। आपने यहाँ पे एक F तो ड्रा कर दिया, F का दूसरा एटम भी यहाँ पे ड्रा कर दें। यहाँ पे आपके पास सेंटर में अगेन 2s फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिटल है, उसके बाद एक आपके पास p ऑर्बिटल इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा p ऑर्बिटल जो है वो ऐसे होगा, तीसरा p ऑर्बिटल ऐसे होगा। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फ्लोरीन का एटम है उसके अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि p ऑर्बिटल के अंदर है। तो जिस p ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उस ऑर्बिटल को हमने दूसरे फ्लोरीन के एटम के उस ऑर्बिटल के साथ मिला दिया जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इस फ्लोरीन के एटम का इस ऑर्बिटल के अंदर था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के एटम का इस ऑर्बिटल के अंदर था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने उन ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करवा दिया। देखें अब यहाँ पे जो ये p ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, ये फेस टू फेस ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, सीधे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं आमने सामने। तो यहाँ पे अब जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है जी।
अब पाई बॉन्ड क्यों नहीं है? क्योंकि साइड बाय साइड पैरेलल तरीके से आपस में नहीं मिले, ये मिले हैं फेस टू फेस, सीधे आपस में मिले हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बना है वो एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं? फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर एक ही बॉन्ड होता है और वो जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स मिलते हैं और वो आमने सामने मिलते हैं। उसके बाद हमने अब HF का जो मॉलिक्यूल है इसका भी ऑर्बिटल ओवरलैप दिखाना है, तो इसको हम दिखा देते हैं। उसी तरह से आप सबसे पहले फ्लोरीन को ड्रा कर लें। फ्लोरीन को हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं सबसे पहले ऐसे, ठीक है जी। फ्लोरीन के अंदर जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं, 3 में से सिर्फ एक के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जो हाइड्रोजन है इसके अंदर एक ही सबशेल है, 1s सबशेल, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है और उसी ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो इस तरह से आके इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है जी। ये फ्लोरीन का वो ऑर्बिटल था जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का वो ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। अब देखिए किस तरह से ओवरलैप की हैं। इस तरह से ओवरलैप किए हैं कि एक आपके पास p ऑर्बिटल है, दूसरा आपके पास s ऑर्बिटल है। हम ये जानते हैं कि जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक ही ऑप्शन होता है कि इन्होंने फेस टू फेस, हेड ऑन या फिर सीधा इन्होंने ओवरलैप करना होता है। तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और जो p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ये दोनों आपस में आमने सामने मिले हैं, आमने सामने इन्होंने फेस टू फेस ओवरलैप किया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है जी। ये ऑर्बिटल ओवरलैप है HF के मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा जो क्विक चेक 3.6 है ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने अपना कंसेप्ट इस्तेमाल किया सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का, और हमने यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स हैं वो दिखा दिए। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हमारे पास और भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे।